मैकेनिकल प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में हमने कोलॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की। सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, कोलॉइड का फिजिकल नेचर कैसा होता है, दैट इज हेटेरोजेनस सिस्टम। उसके बाद हमने कोलॉइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी में ब्राउनियन मोशन डिस्कस किया। ब्राउनियन मोशन इज द वन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री फैक्टर। और ब्राउनियन मोशन होता क्या है, दैट इज द जिगजैग मोशन ऑफ डीपी पार्टिकल। देन इसके बाद सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो कोलॉइड जो है वो चार डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, फिजिकल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल। सो मैकेनिकल के अंदर हमने ब्राउनियन मोशन डिस्कस किया। इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफ्यूजन। तो सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की बात करें तो colloid will diffuse from high concentration to low concentration, but the diffusion rate of diffusion colloid के केस में जो diffusion की rate होगी वो true solution से कम होगी। what will be the reason? क्योंकि colloid के जो पार्टिकल होते हैं वो solution के पार्टिकल से बड़े होते हैं, और बड़े होने के साथ साथ इनका मोलिकुलर मास भी ज्यादा होगा। यदि कोई पार्टिकल हैवी है तो डिफ्यूजन क्या होगा, स्लो। देन so write down the colloid diffuses from in colloid the particles, तो थोड़ा करेक्ट करना, in colloid the particles diffuses from high concentration to low concentration, diffuses from high concentration to low concentration। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे the rate of diffusion will be less, the rate of diffusion will be less as compared to true solution, the rate of diffusion will be less as compared to true solution as the particle of colloid as the particle of colloid having large size and high molecular masses, as the particle of colloid having large size and high molecular mass। तो कोलॉइड के केस में डिफ्यूजन कम क्यों हुआ एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे थे, उनका मास कम था, तो वो इजीली भी डिफ्यूज कर जाते हैं, फास्टर स्पीड के साथ डिफ्यूज होंगे। बट कोलॉइड के केस में ऐसा नहीं है। कोलॉइड के केस में पार्टिकल का साइज भी बड़ा है, तो मॉलिक्यूलर मास भी एज कंपेयर टू सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन थर्ड प्रॉपर्टी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, अब ये सेडिमेंटेशन क्या होता है? इट इज द सेटलिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। यदि कोई सब्सटेंस ग्रेविटी की प्रेजेंस में सेटल डाउन हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट हो गया। कोलॉइड के केस में सेडिमेंटेशन जो है वो ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, बहुत कम ही पार्ट जो है वो सेडिमेंटेशन में जाता है। मींस कोलॉइड पार्टिकल रेयरली सेटल्स डाउन बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, बट स्टिल सेटल डाउन। बट आपको यदि ज्यादा कोलॉइड को डिपॉजिट करना है, that you can do, can you tell me which is the method in which more and more dp particle was deposited down? Centrifugation। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, सेडिमेंटेशन की स्पीड हम बढ़ा सकते हैं यदि उसको हाई स्पीड रोटेशन दे दो। देन तो राइट डाउन द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड, the particles of colloid settles down, the particles of colloid settles down by the effect of gravity, by the effect of gravity, full stop। The rate of sedimentation, the rate of sedimentation can be increased by centrifugation, can be increased by centrifugation। तो यदि आप उसको
स्मॉल ट्यूब में डाल के हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो डीपी पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। देखा सभी ने, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी इंक्रीज बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, रिपीट। चलिए, आई थिंक लास्ट पॉइंट आपका मिसिंग होगा। पार्टिकल्स ऑफ colloid settle down by the effect of gravity. Particles of colloid settles down by the effect of gravity. Full stop. Next line में लिखेंगे, the rate of sedimentation can be increased. The rate of sedimentation can be increased by centrifugation. ब्रैकेट में लिख लो हाई स्पीड रोटेशन, अंडर ब्रैकेट राइट डाउन हाई स्पीड रोटेशन। देन तो ये थी कोलोइड की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दैट इज ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन एंड सेडिमेंटेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मतलब लाइट के साथ ये कैसे बिहेव करता है। तो नेक्स्ट वन, राइट डाउन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। बिल्कुल सिंपल है, ये टॉपिक आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था, टिंडल इफेक्ट। क्लियर? तो हेडिंग डाले ऑप्टिकल एक्टिविटी में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, इसको समझते हैं। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल। मतलब यदि किसी कोलोइड से हम लाइट पास करें तो जो डीपी के पार्टिकल है, कोलोइड में क्या होगा, एक होगा डीपी पार्टिकल एंड द सेकंड वन इज डीएम पार्टिकल। तो द प्रॉपर्टी ऑफ डीपी पार्टिकल बाय व्हिच इट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब क्या कंडीशन होगी कि पार्टिकल उस लाइट को स्कैटर्ड कर दे? गेटिंग माय पॉइंट? यदि आपको याद होगा तो स्कैटरिंग आपने फिजिक्स में भी डिस्कस किया होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो इवनिंग है और मॉर्निंग है और जो आफ्टरनून है, इन तीनों केसेस में स्काई का जो कलर है दैट डिफर्स। व्हाई इट डिफर्स? बिकॉज द स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल डिफर्स। क्लियर? एज पर स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग ही आपको कलर दिखाई देता है। देन so what is scattering and what are its necessary condition, उसको समझते हैं। सबसे पहले आप टिंडल इफेक्ट क्या होता है उसको देखेंगे। Let's suppose this is a container which contain colloidal solution। इस कंटेनर के अंदर क्या फिल है? colloidal solution। This is what colloidal solution। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपने एक लाइट पास की, suppose this is the barrier, यहां से आपने एक लाइट पास की, दिस इज योर लाइट सोर्स। तो ये लाइट जो है इससे पास होगी और यहाँ आते आते डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगी। तो आगे बना लें लाइक दैट। so it will scattered in different direction and this scattering is known as Tyndall effect। अब ये जो इल्यूमिनेटेड पाथ है जहां पे आपको एक इल्यूमिनेशन दिखाई देगा, शाइनीनेस दिखाई देगी, that is known as Tyndall cone। this is known as Tyndall cone and that scattered you are observing from the top, this is the eyepiece। clear? You are observing this total experiment with the help of microscope at the top। clear? So what is Tyndall effect? It is the scattering, write down। इसके बाद कंडीशन देखेंगे, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। write down the scattering of light by the dp particle, the scattering of light by the dp particle when it is passed through a colloidal source। the scattering of light by a dp particle
when it is passed through a colloidal source. Then जब आप colloidal source, this is not solution actually, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लें आप, this is colloidal source. How it can be a solution? Solution तो लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता, क्लियर, ना तो सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है ना सॉल्यूशन, ओनली कोलोइड के जो पार्टिकल हैं वही इस रेंज में आते हैं ताकि लाइट को स्कैटर्ड कर सके। देन अब देखो दो कंडीशंस है, यदि आपको पूछा जाए व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर आर टू कंडीशन बाय विच अ सर्टेन सब्सटेंस कैन शो टिंडल इफेक्ट। क्या कंडीशन है? सबसे पहला आपको नॉर्मल स्कैटरिंग की ही कंडीशन है। फर्स्ट वन, जो इस लाइट का लैम्डा होगा, ऑब्वियसली लाइट इज ए वेव और इस वेव का कुछ वेवलेंथ होगा। यदि इस लाइट का लैम्डा और इस पार्टिकल की साइज ये नियरली सेम है, इफ द लैम्डा ऑफ पार्टिकल एंड द लैम्डा ऑफ दिस लाइट आर नियरली सेम, देन स्कैटरिंग कैन टेक प्लेस। दिस इज द मस्ट कंडीशन। तो क्या हो गया? यदि लैम्डा ऑफ लाइट, if the lambda of light is nearly same as the size of dp particle, इसको भी आप लिख सकते हैं lambda of dp particle, dp का मतलब dispersion phase का particle, lambda of dp particle or you can say size of dp particle, then scattering occurs. This is very very important condition. तो यदि आपको पूछा जाए सॉल्यूशन के केस में स्कैटरिंग क्यों नहीं होती लाइट की, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज लाइट के लैम्डा से छोटी है। सस्पेंशन के केस में स्कैटरिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि सस्पेंशन के केस में पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से बड़ा है। बट किस केस में सेम है? कोलोइड के केस में। सेकेंड फैक्टर, देयर इज, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डायरेक्टली नॉन मेडिकल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं टिंडल इफेक्ट की कंडीशन। तो पहला तो दोनों का साइज बराबर होना चाहिए, लाइट का लैम्डा और डीपी पार्टिकल के साइज। दूसरा कंडीशन है कि जो डिस्पर्सन फेज है और जो डिस्पर्सन मीडियम है, इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा अंतर होना चाहिए। देयर इज ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index of dp and dm particle, of dp and dm particle। इसको भी आप सोच सकते हैं। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप मीडियम की डेंसिटी से, डेंसर है कि रेयर, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। यदि दोनों का पार्टिकल नेचर सेम हुआ, डीपी और डीएम एक जैसे हुए, तो लाइट को कैसे स्कैटर्ड करेंगे? तो देयर मस्ट बी ए ह्यूज डिफरेंशिएशन, ह्यूज डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का नेचर अलग अलग होना चाहिए, सो दैट दिस डीपी पार्टिकल कैन स्कैटर द गिवन बीम ऑफ लाइट। देन तो ये दो कंडीशंस हैं। नेक्स्ट, डिफाइन दिस टिंडल कोन, राइट डाउन व्हाट इज टिंडल कोन। इसकी डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछी गई है। व्हाट इज टिंडल कोन, इसकी डेफिनेशन लिखें, राइट डाउन। When a strong beam of light, strong beam of light is passes through, strong beam of light is passes through a colloidal soul, passes through a colloidal soul which is placed in dark, which is placed in darkness, अंधेरे में है, clear? When a strong beam of light passes through a colloidal soul which is placed in dark, कॉमा करके लिखेंगे, the path of light gets illuminated, the path of light gets illuminated. This illuminated path is known as Tyndall cone. Path of light gets illuminated. लाइट का जो पाथ है वहां पे फ्लैशेस आने लगेंगे, चमक जाएगा। Path of light gets illuminated, and this illuminated path is known as Tyndall cone. Clear? So that was the most important
ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कि लाइट के साथ इसका कैसा बिहेवियर है, लाइट को ये स्कैटर्ड करता है, इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या दो कंडीशन है, पहली कंडीशन दोनों का साइज नियरली सेम होना चाहिए, दूसरा कंडीशन डीपी और डीएम इन दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में काफी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। एंड देन वी डिस्कस टिंडल को। नेक्स्ट लिखें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट राइट डाउन, दैट इज लास्ट वन, दिस इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज, गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे बेसिकली हम चार्ज का रेफरेंस लेंगे। अब जो सोल पार्टिकल होते हैं वो हमेशा चार्ज कैरी करते हैं, दे कैरी चार्ज विद देम, और ये जो चार्ज होता है दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोल। क्लियर? तो राइट डाउन, द पार्टिकल्स ऑफ सोल, the particles of soul always carry, the particles of soul always carry charge, always carry charge. Clear? This charge is responsible for, next line में लिखें, this charge is responsible for the stability of the soul. This charge is responsible for the stability of soul. तो जो सोल की स्टेबिलिटी है उसमें चार्ज का बहुत ज्यादा रोल है। देन नाउ दो चार्ज हैं, द वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन कौन सी सोल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और कौन कौन सी सोल नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर? तो ये वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉजिटिवली चार्ज सोल। पॉजिटिवली चार्ज सोल, वो सोल जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। नेक्स्ट वन दैट इज नेगेटिवली चार्ज सोल, दिस इज नेगेटिवली चार्ज सोल, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करती है। तो ये एग्जांपल आपको टिप पे याद होनी चाहिए बच्चों, जो भी आने वाली प्रॉपर्टीज हैं उनमें इनका रेफरेंस जरूर आएगा। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। जो भी हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड होती है, अब मेटल ऑक्साइड सभी ने देखा होगा, मेटल की ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम इज ए मेटल, उसकी ऑक्साइड क्या होगी, Al2O3। अब हाइड्रेटेड का मतलब क्या हुआ, आपको याद होगा जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लग जाता है किसी सोल्ट के साथ तो हम बोलते हैं हाइड्रेटेड वाटर। सो जितनी भी हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है, दिस वन इज हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, जितने भी हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3.XH2। ये जो डॉट लगा के हम H2O लिखते हैं इसका मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट CrO3.XH2। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड है और उसके साथ हाइड्रेटेड वाटर उनके पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकंड, और किस किस पॉजिटिव होगा, सेकंड इज बेसिक डाई स्टफ। बेसिक डाई स्टफ, जितनी भी बेसिक डाई है, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। क्लियर? तो जो भी बेसिक डाई है उन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। थर्ड वन इज द हाइड्रोक्साइड, थर्ड वन इज द मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, थर्ड वन इज मेटल हाइड्रोक्साइड एंड द इंपोर्टेंट एग्जांपल इज फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये हमने सोल भी प्रिपेयर की थी बच्चों कल, फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल केमिकल मेथड में हमने FeCl3 का हाइड्रोलिसिस करवा के इसको प्रिपेयर किया था। डन? सो हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, बेसिक डाई स्टफ एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। स्पेलिंग सही करें, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे पॉजिटिवली चार्ज है, दे विल कैरी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब नेगेटिवली चार्ज सोल की बात करें तो इसमें चार कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी मेटल सोल। मेटल सोल, जितने भी मेटल के सोल है, जैसे सिल्वर सोल,
गोल्ड सोल, ये सारी सोल जो हैं इन पे सभी पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इट इज Ag और Au एक्सेट्रा। सेकेंड वन, जितनी भी सल्फाइड सोल हैं, जैसे वी टॉक अबाउट सल्फाइड सोल, just like arsenic sulfide, sulfur soul. Arsenic sulfide is As2S3. It is sulfide, hence it will carry negative charge. Third one, जैसे देखें तो बेसिक डाई स्टफ पॉजिटिवली चार्ज थी, तो ऑब्वियसली एसिडिक डाई स्टफ जो होंगे उन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। तो थर्ड एग्जांपल इज एसिडिक डाई स्टफ, एसिडिक डाई स्टफ। And the fourth one is the soul of egg, albumin, starch, clay, ये सारी सोल पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। सोल ऑफ एग, albumin, this is egg, albumin, clay, starch, all will carry negative charge with them. Clear? तो आने वाले टॉपिक में ये चार्ज का रेफरेंस जरूर आएगा। कीप इन माइंड कि पॉजिटिवली चार्ज सोल कौन सी होती है, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, बेसिक डाइस्टर, मेटल की हाइड्रोक्साइड, और नेगेटिव क्या होती है, जो भी मेटल की सोल हैं या फिर सल्फाइड सोल हैं या फिर एसिड की डाइस हैं या फिर दैट इज सोल ऑफ एग, एल्ब्यूमिन एंड नोट इट डाउन, इसको नोट करें। फिर कुछ और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। उससे पहले देखेंगे ये जो चार्ज है ये कहाँ से आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम वेयर दिस चार्ज इज कमिंग। तो ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा होगा, रबिंग से आता है, क्लियर, या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होता है तो भी चार्ज आता है। बट यहाँ पे एक और चीज जो है वो दैट विल बी फ्रेश टू यू, वो चीज डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वन, इसी में सब टॉपिक डालें, ओरिजिन ऑफ द चार्ज। चार्ज का ओरिजिन कहाँ से आएगा, फ्रॉम विच प्रोसेस दिस चार्ज इज जनरेटेड, उस पे चार्ज क्यों है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ द चार्ज, origin of charge, how this charge is coming. Frictional electrification, frictional electrification, ये आपने फिजिक्स में किया होगा, चार्ज बाय रबिंग, दिस इज रबिंग ऑफ डीपी एंड डीएम पार्टिकल। रबिंग करने से चार्ज इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल है, द वन इज डीपी एंड द अदर वन इज डीएम। तो डीपी और डीएम के पार्टिकल की रबिंग से चार्ज इंड्यूस होगा। सेकेंड वन, बाय द डिसोसिएशन ऑफ सरफेक्टेंट, इट इज वेरी कॉमन, बाय द डिसोसिएशन ऑफ सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट। अब सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं, जो सरफेस एक्टिविटी शो करते हैं, या सोप या फिर डिटर्जेंट। तो यदि सोप और डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे तो ऑब्वियसली दे कैरी चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी टुक एग्जांपल ऑफ सोप, दैट इज सोडियम स्टीरिएट, सोडियम स्टीरिएट, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों C17H35 COO माइनस Na+। तो जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे क्लींसिंग एक्शन के लिए, क्लियर, सोप को ऑब्वियसली पानी में डालेंगे, डिसोल्व करेंगे क्लींसिंग एक्शन के लिए, डर्ट हटाने के लिए। दिस विल डिसोशिएट टू फॉर्म टू ऑपोजिटिवली चार्ज आयन। तो यहाँ से आपको एक मिलेगा स्टीरिएट C17H35 COO नेगेटिव। तो एक पार्ट तो ये मिल गया और दूसरा मिल गया Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। तो इसके डिसोसिएशन से भी क्या हुआ, चार्ज इंड्यूस हो गया, और रबिंग से भी चार्ज हो गया। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन, एंड दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज बाय द प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट लिखें,
that is preferential adsorption of the ion. Third one, by preferential adsorption. इसको अच्छे से समझना है और ये जेई मेन में पूछा जा चुका है, also important for NEET. By preferential adsorption. प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल देखें, दिस इज AgNO3 प्लस Ki. दो रिएक्शन देखेंगे, AgNO3 प्लस Ki. डायरेक्टली यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि यदि आपने Ki को एक्सिस में रखा है तो सोल पे क्या चार्ज आएगा? क्लियर? तो इट इज AgNO3 प्लस Ki. यहाँ पे सोल बनेगी Agi की. याद रखना, यदि आपका Ki एक्सिस में है तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन होगा I माइनस. क्लियर? दिस इज द नेचर ऑफ सोल. इफ द Ki इज इन एक्सिस एंड इट विल एडजॉर्ब I माइनस. सेकेंड केस भी देखते हैं और फिर इसको समझेंगे. लेट्स सपोज दूसरे केस में आपने एक्सिस किसको रखा? AgNO3 को. नाउ दिस AgNO3 इज इन एक्सिस, AgNO3 एक्सिस में. आपकी बार कौन एडजॉर्ब होगा? नाउ Ag प्लस विल एडजॉर्ब. सोल तो AgI ही बन रही है दोनों में, बट जब Ki एक्सिस में है तो एडजॉर्ब कौन हुआ? I नेगेटिव. और जब AgNO3 एक्सिस में है तो एडजॉर्ब कौन हुआ? Ag पॉजिटिव. क्लियर? अब इन दोनों में देखें तो पहले वाले केस में क्या चार्ज बना सोल पे? दिस इज नेगेटिवली चार्ज सोल. तो इस प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, इसने प्रेफरेंस किसको दी? I माइनस को. I माइनस के एडजॉर्ब होने पे सोल पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव. तो दैट इज नेगेटिवली चार्ज सोल. नेगेटिवली चार्ज सोल. ठीक है. दूसरे केस में जब AgNO3 एक्सिस में था तो दिस सोल और दिस कोलोइड गिव द प्रेफरेंस टू Ag प्लस एंड इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि Agi तो एक कंपाउंड है, वो तो न्यूट्रल होगा. तो अल्टीमेटली चार्ज किसके कारण है? Ag प्लस के कारण. एंड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज है. दैट इज पॉजिटिवली चार्ज सोल. अब यहाँ पे एक छोटा सा और एक टॉपिक आता है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या फिर उसको जीटा पोटेंशियल बोलते हैं. वो क्या है समझिए अच्छे से. लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 1 अगेन. पहला वाला फिर से देखते हैं. AgI एंड दिस इज I माइनस. तो ये जो AgI है ये I माइनस को एडजॉर्ब कर लेगा. इस सरफेस को देखो, दिस इज योर AgI, अगेन AgI एंड दिस इज AgI. इसने किसको एडजॉर्ब किया है? I माइनस को. I माइनस को. ठीक है. इस I माइनस का कॉन्जुगेट आयन क्या था? I माइनस के साथ वाला आयन क्या था? K प्लस. अब I माइनस तो एडजॉर्ब हो गया, ये K प्लस इसी के आसपास घूमता रहेगा. दिस इज K प्लस एंड दिस इज K प्लस. ठीक है. फिर से समझें, ये हमारी सोल है, इसने नेगेटिव आयन को एडजॉर्ब किया है और इसका साइड वाला आयन इसी के आसपास यहाँ पे प्रेजेंट है. देन अब I माइनस जो है ये वाली लेयर, दिस इज नोन एज स्टैटिक लेयर. दिस इज नोन एज स्टैटिक लेयर या फिर फिक्स लेयर. ये मूव नहीं करेगी. दिस इज नोन एज फिक्स्ड लेयर. क्योंकि I माइनस तो एडजॉर्ब हो चुका है, सरफेस पे स्टिक हो चुका है. बट K प्लस वाली जो लेयर है, दिस इज नोन एज मोबाइल लेयर. दिस इज नोन एज मोबाइल लेयर. दिस इज नोन एज मोबाइल लेयर. अब क्या इनके बीच में एक पोटेंशियल आएगा? देखो अच्छे से. फिक्स लेयर पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल नेगेटिव. मोबाइल लेयर पे क्या चार्ज है? ओवरऑल इट इज पॉजिटिवली चार्ज. तो यदि दो डिफरेंट चार्ज होंगे तो ऑब्वियसली वहां पे क्या आएगा? देयर विल बी अ रोल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. So there is induction of potential difference between fixed layer and mobile layer, and this potential is known as electrokinetic potential या फिर इसको जीटा पोटेंशियल भी बोलते हैं. क्लियर? इसका डेफिनेशन भी काफी बार पूछा गया है, तो इसको डिफाइन करें. व्हाट इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल?
which is also termed as zeta potential. ZETA, zeta potential. अब इसका मतलब क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पहले डेफिनेशन लिखें. व्हाट इज जीटा पोटेंशियल, नोट डाउन. तो ये क्लियर हुआ. इसको फिक्स लेयर क्यों बोला, क्योंकि ये एडजॉर्ब हैं. ये डिफ्यूज क्यों है, इसको डिफ्यूज लेयर भी बोलते हैं बच्चों. मोबाइल लेयर तो बोलते ही हैं क्योंकि ये मूवेबल है. और उसी के लिए हम एक और टर्म काम में ले सकते हैं, दैट इज डिफ्यूज लेयर, विच कैन डिफ्यूज आउट. ठीक है, लिखें इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल. द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between fixed layer, between fixed layer and mobile layer, the potential difference between fixed layer and mobile layer is known as zeta potential, is known as zeta potential. Clear? अब इस zeta potential का significance क्या है? You can relate the stability with zeta potential. आप स्टेबिलिटी को जीटा पोटेंशियल से रिलेट कर सकते हो. कैसे? द स्टेबिलिटी ऑफ सोल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ सोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा पोटेंशियल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल होगा, मतलब मोबाइल लेयर और डिफ्यूज लेयर में जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल होगा, उतनी ज्यादा आपकी जो सोल है स्टेबल होगी. दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस. हायर द जीटा पोटेंशियल, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ सोल. तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ABC आर द 3 सोल्स in which the theta potential between diffuse and mobile layer are 1, 2, 3 volt. मतलब ABC 3 सोल हैं जिनके लिए जीटा पोटेंशियल का वैल्यू है 1, 2, 3. और डायरेक्टली पूछ लेंगे विच इज द मोस्ट स्टेबल सोल. तो क्या आंसर हो जाएगा? सी वाला, क्योंकि सी के केस में जीटा पोटेंशियल क्या था? मैक्सिमम. सो नोट डाउन, इसको लिखें. यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट यू कैन आस्क नाउ. इसके बाद स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस. You can unmute yourself and ask your doubt. चलिए नेक्स्ट टॉपिक चार्ज से रिलेटेड ही है. अगेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. चलिए, इसका मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है. थ्योरेटिकल पोर्शन है तो होना नहीं चाहिए. यदि है तो आप पूछ सकते हैं. बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है, सारी फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, बट आपको याद रखनी है. ये वाला लेक्चर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन, फॉर एडिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसके लिए पहले सेटअप समझते हैं. कुछ इस तरह का सेटअप होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑब्जर्व करने के लिए. एक यूट्यूब होती है, देयर इज यूट्यूब. इस यूट्यूब पे 2 इलेक्ट्रोड हैं, दोनों तरफ प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं. बीच में एक रिजर्वायर है. बीच में क्या है? एक रिजर्वायर. दिस इज द रिजर्वायर. इस तरह से इसमें भी आपकी सोल फील्ड है. और यहाँ पे ऑब्वियसली इस ट्यूब के अंदर आपकी सोल फील्ड है. दिस इज सोल. दिस इज कंटेनिंग व्हाट? सोल. ठीक है, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया. दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल.
और यहाँ पे एक स्टॉप क्लॉक लगी है, स्टॉप क्लॉक, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड, दोनों प्लेटिनम के जो इलेक्ट्रोड हैं दोनों पे आपने ऑपोजिट चार्ज जो है वो अप्लाई कर दिया, पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव। तो होगा क्या, एज वी नो द सोल पार्टिकल, द डीपी पार्टिकल कैरीज चार्ज विद देम, उनके पास क्या होता है, चार्ज। तो ऑब्वियसली यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो डीपी पार्टिकल क्या होंगे, मूव, और किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होंगे, जिसपे ऑपोजिट चार्ज होगा। मान लीजिए आपके डीपी पार्टिकल, लेट्स सपोज दिस इज सोल, सोल में क्या होगा, डीपी भी होगा और डीएम भी होगा, डिस्पर्सन फेज भी प्रेजेंट है और डिस्पर्सन मीडियम भी प्रेजेंट है। तो लेट्स सपोज द सोल पार्टिकल आर डिफ्यूजिंग टुवर्ड दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये किसकी तरफ जाने लगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इसका मतलब सोल पे क्या चार्ज रहा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और यदि ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते तो इससे हम क्या कंक्लूड कर पाते कि सोल पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। द मूवमेंट ऑफ द डीपी पार्टिकल under the influence of electric field is known as electrophoresis. Note down definition लिखें इसकी, the movement of soul particles, the movement of soul particle, ब्रैकेट में लिख लो dp particle under the influence of electric field is known as electrophoresis. The movement of dp particle under the influence of electric field is known as electrophoresis. ठीक है, अब इससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, यदि यह नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ डाइवर्ट होंगे तो इनपे चार्ज पॉजिटिव होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को लिखिए, राइट डाउन। इन दिस एक्सपेरिमेंट electric potential is applied in this experiment. The electric potential is applied between two platinum electrodes. Electric potential is applied between two platinum electrodes immersed in the colloidal soul. ये दोनों जो प्लेट है वो किसमें इमर्स्ड है, सोल के अंदर। चलिए आई एम रिपीटिंग, राइट डाउन। In this experiment, the electric potential is applied between the two electrodes immersed in the soul. Two electrodes immersed in the soul. ठीक है। Then the colloidal particle start moving. Then colloidal particle start moving towards oppositively charged terminal. Then colloid particle start moving towards oppositively charged terminal. Clear? Colloidal particle start moving towards oppositively charged terminal. Full stop. Next line में लिखेंगे, if the dp particle possess positive charge, if the dp particle possess positive charge, then they will be attracted towards negative terminal. If dp particle possess positive charge, then
they will be attracted towards negative terminal and vice versa. And vice versa is also true. मतलब यदि इन पे नेगेटिव होगा तो ये किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ. तो दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. बहुत सिंपल सा टॉपिक है. क्लियर? बस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो सोल पे तो चार्ज होता ही है. जो चार्ज होगा उसके ऑपोजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ ये अट्रैक्ट होते रहेंगे और डिफ्यूज होते रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. अब ये जो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है ये काफी कॉमन है. ऑस्मोसिस इज वेरी सिमिलर टू ऑस्मोसिस. बस एक टर्म हमने आगे लगाया है इलेक्ट्रो. इसका मतलब यदि हम ऑस्मोसिस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करवाएं तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. जैसे ऑस्मोसिस क्या होता है? दिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस. Why we call that semi-permeable membrane? Because that membrane permeates only solvent particles. तो यहाँ पे भी जो हम membrane लगा रहे हैं, these are the membrane. This is membrane number 1 and this is the membrane number 2. Done. Now this is the electric field we have applied on the both terminal. Let it is positive terminal. This is negative terminal. Then इसके अंदर आपने सोल फिल की है. दिस इज सोल, कोलोइडल सोल. दिस इज सोल. इस सोल में दोनों ही पार्टिकल होंगे. दिस सोल कंटेन्स डीपी एज वेल एज डीएम पार्टिकल एंड दिस इज द एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अच्छा ठीक है. तो होता क्या है ऑस्मोसिस में? सॉल्वेंट फ्लो करता है और सोल्यूट के केस में सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या होता है? डीपी को हम सोल्यूट की तरह बिहेव करते हैं और डीएम को हम सॉल्वेंट की तरह. तो यहाँ पे भी सॉल्वेंट का ही फ्लो होगा, मतलब डीएम का फ्लो होगा. तो इन एसपीएम से कौन डिफ्यूज होगा? द सॉल्वेंट, दैट इज डीएम पार्टिकल विल डिफ्यूज थ्रू दिस एसपीएम. DM particle will diffuse through this SPM. Clear? That is electroosmosis. Osmosis in presence of electric field. इसकी definition लिखें. Write down. It is the phenomena. It is the phenomena in which DM particle will diffuses out. DM particle will diffuses out through SPM. DM particle will diffuses out through SPM. ठीक है. ये जो SPM है ये सिर्फ डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल को ही पास होने देगा, डिफ्यूज होने देगा. इट विल नॉट अलाउ टू पास डीपी पार्टिकल. क्लियर? इट इज only permit DM particle to pass through it. फाइन. इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट इज कोएगुलेशन.
Coagulation is another property of the soul particle. इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में हमने 3 चीजें पढ़ी, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। 3 चीजों में सबसे पहले हमने देखा कि चार्ज किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, कोई भी सोल पार्टिकल पे चार्ज क्यों होना चाहिए, बिकॉज दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी। जैसे हमने जीटा पोटेंशियल देखा था, वहां से स्टेबिलिटी को रिलेट किया, क्लियर। फिर हमने देखा जीटा पोटेंशियल क्या होता है, किस तरह से चार्ज इंड्यूस होता है, कौन सी लेयर डिफ्यूज लेयर होती है, कौन सी लेयर मोबाइल लेयर होती है। then we discuss electrophoresis, and very similar to that we discuss electroosmosis। then तो ये सारे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेशन, चार्ज रिलेशन। नेक्स्ट फिनोमिना is coagulation. For the heading coagulation, it is also known as flocculation, coagulation or flocculation or precipitation. All are its name. The most common is coagulation. तो precipitation नाम आते ही आपके दिमाग में सेटलिंग और सेटल डाउन वाला वर्ड आया होगा, क्लियर। तो स्टार्टिंग में हमने एक टर्म पढ़ा था बच्चों, एक फिनोमिना, दैट इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में हमने क्या किया, पीपीटी की मदद से सोल प्रिपेयर की, इजंट इट। FeOH सोल साइज का मैंने एग्जांपल लिया था, उसमें FeCl3 डाला तो रिपल्सन के कारण वो पीपीटी ब्रेक हो गई थी कोलोइडल साइज में, ठीक है। तो पेप्टाइजेशन का जस्ट उल्टा होता है कोएगुलेशन। वहां पे हमने पीपीटी से सोल बनाई थी, यहाँ पे हम सोल से पीपीटी बनाएंगे, सोल को सेटल डाउन करेंगे। देन तो राइट डाउन व्हाट इज कोएगुलेशन की डेफिनेशन लिखें। द प्रोसेस ऑफ settling down, the process of settling down of dp particle, the process of settling down of dp particle is known as coagulation, is known as coagulation, ठीक है। कोएगुलेशन क्लियर हो गया। अब ये पेप्टाइजेशन का ऑपोजिट है, इसको भी लिखें। it is just opposite to that of peptidation। then next come to the point, कैसे ये कोएगुलेशन होता है इसको देखते ध्यान से। लेट्स सपोज हमने एक सोल ली, we took a soul that is arsenic sulfide, AS2S, आर्सेनिक सल्फाइड। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं इस सोल पे चार्ज क्या होगा? व्हाट इज द चार्ज ओवर दिस आर्सेनिक सोल? एनीवन? अभी डिस्कस किया था और मैंने बताया भी था, आप याद रखें। नेगेटिव सोल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेगेटिवली चार्ज सोल है क्योंकि ये सल्फाइड की सोल है, देन इट इज नेगेटिवली चार्ज। अब मुझे इस नेगेटिव चार्ज को प्रिसिपिटेट करवाना है। यदि आपको याद हो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? एसिड को बेस से रिएक्ट करवाते हैं। तो बताओ कि इस नेगेटिव सोल को किस तरह का आयन सेटल डाउन करेगा, डिपॉजिट करेगा। लेट सपोज हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है NaCl, दिस इज अवर सोल, आर्सेनिक सल्फाइड की हमारी सोल है और हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इस सोडियम क्लोराइड के पास 2 तरह के आयन, द वन इज Na+ which carry positive charge and the other one is Cl- which carry negative charge, ठीक है। तो अब बताओ which ion will be responsible for coagulation? जस्ट लॉजिक लगाओ कि इसको कौन सा आयन जो है वो प्रिसिपिटेट करवा देगा। एग्जैक्टली सोडियम। गेटिंग माय पॉइंट? सोडियम पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो जो ऑपोजिट चार्ज है वही तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो आयन है, वैसे ये आर्सेनिक सल्फाइड बिना NaCl के कोएगुलेट नहीं होती, क्लियर। हम NaCl डालें तो NaCl में से ऑपोजिटिवली चार्ज आयन जो है वो आके इसको कोएगुलेट कर देगा। इस आर्सेनिक सल्फाइड सोल को
जैसे ही NaCl इंट्रोड्यूस किया तो ये जो सोल है ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगी इस तरह से, लाइक दैट। डन। और इसी को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। और जो आयन इस कोएगुलेशन को करवाता है उसको बोलते हैं एक्टिव आयन या फिर कोएगुलेटिंग आयन या फिर फ्लोकुलेटिंग आयन। इस Na+, ये जो कोएगुलेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज ड्यू टू Na+। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस Na+ एज कोएगुलेटिंग आयन और फ्लोकुलेटिंग आयन या फिर इसको सिंपली हम एक्टिव आयन भी बोलते हैं, एक्टिव आयन। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ कोएगुलेशन से रिलेटेड भी काफी रूल्स है बच्चों। अब मान लो आपके पास एक और आयन होता, लेट्स सपोज दो आयन को हम कंपेयर करें, बहुत कॉमन है, समझना अच्छे से। एक है आपके पास Na+ और दूसरा में यदि Mg+ को काम में लेता हूँ, इसको लिखना मत, जो ब्रैकेट में है बॉक्स के अंदर है इसको मत लिखना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट इसको समझें आप। Na+ और Mg+, so which is more effective for coagulation of the given source? Mg। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि Mg पे ज्यादा पॉजिटिव है। जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अच्छा कोएगुलेटिंग आयन होगा। और ये रूल एक साइंटिस्ट ने दिया, दैट इज हार्डी-सूज रूल। क्लियर? दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उससे पहले लिखें हाउ कोएगुलेशन टेक्स प्लेस। देखें इसको, एक सिंपल सा पॉइंट है, हाउ कोएगुलेशन टेक्स प्लेस। किन किन तरीकों से हम सोल को डिपॉजिट कर सकते हैं? तीन तरीके हैं कॉमन वे। द फर्स्ट वन इज बॉइलिंग। यदि आप सोल को बॉइल कर दो, गर्म कर दो, तो भी डीपी के पार्टिकल आके डिपॉजिट हो जाएंगे। द फर्स्ट वन इज बॉइलिंग। सेकंड क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दें तो नेगेटिव पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव से। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड द थर्ड टाइप is the given one, oppositively charged ion, by adding or introducing oppositively charged ion. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीपल करेक्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोएगुलेशन, बच्चा ज्यादातर जो है स्टूडेंट ये वाला मेथड ही याद रखता है कि ऑपोजिट आयन डाला तो न्यूट्रलाइज होगी, बट इनके अलावा भी कुछ कुछ मेथड हैं जिनसे कोएगुलेशन हो सकता है। यदि आप सोल को बॉइल कर दो तो डीपी के पार्टिकल डिपोजिट हो जाएंगे, तो बॉइलिंग की वजह से भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो भी कोएगुलेशन हो जाएगा, या फिर oppositively charged ion introduce करते हैं। This is the third method. Done? फिर स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, स्क्रीन। तो आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, your extra classes will be starting from tomorrow. I will share the ID. Even this is the ID which we are using for this class. इसी ID से आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी और टाइमिंग होगा 11:30 to 12:30। क्लियर? काजोल आपने भी आई थिंक, काजोल चलिए, आपने भी आई थिंक लेट ज्वाइन किया था, तो सॉलिड स्टेट यदि आपको लाइव पढ़ना है तो कल से आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग विल बी 11:30 to 12:30 मॉर्निंग में होगी, और इसी आईडी आई विल शेयर इनपुट। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। बेसिकली 11:30 पे आप सभी ज्वाइन करते हैं, और जिस किसी को भी रिवाइज करना हो दे कैन ज्वाइन। वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। थैंक यू।